नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप लोगों के लिए सेट 11 लेकर के आया हूं और यह 25/9/2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का रेलवे ग्रुप डी 2018 का। प्रश्न काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कुछ सेट आपको टफ लग सकते हैं, कुछ सेट बिल्कुल ईजी, तो कुछ सेट मॉडरेट। चलिए पहला ही प्रश्न करते हैं। कह रहा है टेस्टोस्टेरॉन जो एक नर सेक्स हार्मोन्स है में संश्लेषित होता है। संश्लेषित मतलब बनता कहाँ है, ये कहने का मतलब। जो टेस्टोस्टेरॉन है वो बनता है आपके वृषण में। कहाँ बनता है? वृषण। वृषण को ही हम कहते हैं अंडकोश। हिंदी में दो नाम होता है, अंडकोश, ठीक है ना, और इंग्लिश में टेस्टिज। अब यहाँ पर देखेंगे कि अंडकोश दिया है, लेकिन अंडकोश की थैली दिया है। थैली मतलब जिसमें वृषण अर्थात अंडकोश जिन थैली में रहता है उसे वृषण कोश या अंडकोश थैली कहते हैं। लेकिन बनता कहाँ है? तो वृषण में बनता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती कहलाती हैं। तो देखिए, जो उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जो नहीं करती उन्हें गैर दीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त, दीप्त नहीं, दीप्त होगा, अदीप्त वस्तु, ठीक है ना। याद रहे, दीप्त वस्तु को प्रदीप्त भी बोलते हैं। प्रदीप्त भी लग जाए तो भी आप समझ जाइएगा कि ये दोनों एक ही शब्द है, ठीक है ना। जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, जिससे सूर्य हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, उसे प्रदीप्त बोलते हैं। जो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता उसे अप्रदीप्त या अदीप्त कहते हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, सभी ग्रह और उपग्रह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह द्रव जो धारा संचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। देखिए, धारा संचालित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है गैर इलेक्ट्रोलाइट्स, निलंबन, पायस और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आप ऑप्शन से ही पकड़ लिए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स पहले ही ऑप्शन में ऑप्शन डी दे दिया है, ठीक है। तो धारा संचालन के लिए प्रयोग किए जाने वाले द्रव को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। निलंबन, पायस जब आप कोलाइडी विलेन पढ़ेंगे उनमें निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं तो निलंबन, अगर ये ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी है, बालू मिला दिए या मिट्टी के कण मिला दिए तो वो निलंबन होता है। जब आपको विलायक के कण दिखने लगे स्पष्ट रूप से तो वो निलंबन होता है। कभी कभी अगर आकार पूछ ले, मैं कहता हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया है। तो निलंबन में कण का आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का कोटि का होता है। क्लियर है ना। देखिए, अगर एनसीईआरटी आप पढ़ लिए, मैं जितना कहा हूँ, किताब पढ़िए, यूट्यूब अभी मत देखिए, लेकिन यूट्यूब में मैं जो बोलता हूँ कि आवर्त साड़ी का देख लीजिए वीडियो, तो उस तरीके से आप पढ़िए, उस तरीके से देखिए, आपको लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुक्त रूप से गति करने वाला वस्तु का उदाहरण है। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। ऑप्शन ए समरूपी त्वरित गति, वृत्ताकार गति, रैखिक गति और गैर समरूपीय त्वरित गति। देखिए, त्वरित समरूपी त्वरित गति का मतलब एक समान त्वरण से गति करने वाला, तो वही है मुक्त रूप से। अगर आंसर होगा तो इसका ऑप्शन ए होगा। मैं ऑप्शन ए क्यों लगाया? जब त्वरण परिवर्तन होगा ही नहीं तो ना स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड घटेगी, वो एक समान मुक्त रूप से गति करता रहेगा। जैसे ऊपर से कोई वस्तु छोड़ेंगे वैसे ही मुक्त रूप से गति करते रहेगा कण, उसी प्रकार से यह जो मुक्त रूप से है उसका मतलब एक समान त्वरित गति होता है, उसी को समरूपी त्वरित गति कहती है, ठीक है। अब इसमें वृत्ताकार गति दे दिया है, रैखिक गति दे दिया है, इसमें कुछ भी दे उससे मतलब नहीं, उसमें त्वरित गति लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, और वो एक समान त्वरित गति होना चाहिए। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल, याद रखिएगा, शैवाल
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास और कारा। तो आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा हरित शैवाल है जो एक कोशिकीय होता है। इसका शरीर एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, शैवाल के बारे में आप जानते होंगे कि शैवाल प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। हमने बता दिया कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं, और शैवाल में जो जनन होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूपों में होता है। क्लियर है, इतना काफ़ी है। अच्छा, लाल शैवाल होता है जो, वो बता देता हूँ आपको। लाल शैवाल का आपको नाम रखना है। अगर लाल शैवाल का है तो उसको क्या बोलते हैं? रोडोफाइट बोलते हैं, रोडोफाइटा। याद रखिएगा, लाल शैवाल को क्या कहते हैं? तो रोडोफाइटा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं? देखिए, आप पढ़ोगे सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि में सदिश, जिसमें दिशा हो, दिशा सहित। अदिश में जिसमें दिशा ना हो। देखिए, ये सदिश है, ये सदिश है, ये सदिश है, तो अदिश केवल और केवल कार्य है। इसका मतलब कार्य आंसर हो जाएगा कि कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए अभिक्रिया करती है कि माप। ये देखिए गड़बड़ हो गया है। सवाल कुछ इस प्रकार से कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है ना, भाप की अभिक्रिया करती है, इस तरीके से है। यहाँ से जो है ये मानकर चलिए, इसके बाद जो है ये है। मैं अगर पूरा सही से लिखना चाहूँ तो ये है कि करने के लिए ये डॉट 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 खाली स्थान है। क्लियर है। अब यहाँ से होगा कि भाप के साथ अभिक्रिया करती है। बात समझ जाइएगा भावनाओं को। ठीक है, अभिक्रिया टाइपिंग में हो सकता है गलत हो जाएगा, और मुझे लगता है इस तरीके से टाइपिंग में पहली बार गलती हुआ है, और ये केवल जल्दी से होता है। अभी ड्यूटी से आया हूँ, बनाया हूँ, 2 दिन से वीडियो नहीं मिल रहा होगा आपको। तो अब यहाँ पर देखिए, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और सोडियम, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो धातु का ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन का भाप के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आयरन लगा दे रहा हूँ। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत? देखिए, जब धातु का भाप से अभिक्रिया होता है तो धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है। ठीक है ना। अगर मैं कुछ इस प्रकार से करूँ, ये आयरन हो गया। ठीक है, और भाप का मतलब क्या होता है? जलवाष्प। जलवाष्प मतलब H2O। अब जैसे ही यह इससे क्रिया करेगा भाप से, तो ऑक्साइड बन जाएगा Fe3O4, और आपका हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। H2 गैस क्या होगा? मुक्त होगा। ठीक है, मैं तीर ऊपर लगा दिया तो मुक्त। ये देखिए संतुलित नहीं है, संतुलित करना शुरू करूँगा तो संतुलित कर सकता हूँ, लेकिन टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर 3F है, तो 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए, F तो संतुलित हो गया। अब आप देखिए कि O कितना है, यहाँ पर 4 है, तो O को 4 संतुलित कर दीजिए। जैसे ही O को संतुलित किए, 4 दूनी 8 H हो गया। तो यहाँ पर 2 है आपके पास, तो यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए और H भी संतुलित हो गया। यही होता है समीकरण संतुलित। समीकरण संतुलित का मतलब जो अभिकारक बाएं पक्ष में जितना क्वांटिटी में तत्व हैं, उतने ही क्वांटिटी में दाएं पक्ष में, अर्थात अभिकर्मक ये होते हैं, जिसको अभिकारक बोलते हैं, और ये उत्पाद होते हैं। उत्पाद में भी उतना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का एक दोलन पूरा करने के लिए एक समय को कहते हैं, मतलब उस एकांक समय को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, आवर्तकाल, विस्थापन, आवृत्ति। तो दुनिया को पता है आवर्तकाल। देखिए, बहुत इजी प्रश्न है ना इसमें। तो आपको याद रखना है, किसी वस्तु का एक दोलन कहाँ से होता है? ये देखिए, एक अगर पेंडुलम है, ठीक है, हमने यहाँ से इसको छोड़ दिया तो ये यहाँ आएगा। ये देखिए, अब यहाँ से ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया, तो ये एक दोलन हुआ। क्लियर है ना, पता है? और ये इसका जो एक दोलन पूरा हुआ है उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अब ये होमवर्क है। होमवर्क क्या, ये बार बार देखिए सवाल पूछ रहा है
कि 4 सेकेंड में 22 मीटर और 2 सेकेंड है, यहाँ पर बार बार 25 लिखा है, 2 सेकेंड में 15 मीटर। तो कई बार यह प्रश्न पूछ चुका है। और ये मत सोचिएगा कि बार बार एक ही प्रश्न लेकर आते हैं, मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ। ये जब भी देखेंगे हर एक सेट में एक सवाल 2 सवाल डाल दिया है औसत चाल का। किसका? औसत चाल का। ठीक है ना। तो होमवर्क 9 है। अब नहीं भी जवाब देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब बताने वाला नहीं हूँ। कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना, 37/6 कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि पानी का घनत्व 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना, और तांबे का घनत्व 8.3 × 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब हो, तो तांबे का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? तो देखिए आपेक्षिक घनत्व का क्या होता है, किसका पूछा है? जिसका पूछो उसको ऊपर रखते हैं। तो आपको पता है तांबे का पूछा है। किसका पूछा है मेरे भाई? तो तांबे का आपेक्षिक घनत्व पूछा है। तो मैं लिख देता हूँ आ और घ, समझ जाएगा आपेक्षिक घनत्व। जिसका पूछा उसको ऊपर रखते हैं। तो तांबे का कितना दिया है इसमें? तो कहेंगे 8.9 × 10⁻³ दिया है। ठीक है, मात्रक नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का मात्रक सेम है, कट जाएगा। यहाँ पर मात्रक आपेक्षिक घनत्व का कुछ नहीं होता, मात्रक विहीन राशि है। और नीचे क्या लिखेंगे भाई? 10⁻³ लिखेंगे। तो आप देखेंगे 10⁻³ से 10⁻³ खत्म, केवल क्या बचा? 8.3 बचा। तो 8.9 बचा, तो 8.9 हो गया आंसर। अब देखिए जो साइंस नहीं पढ़ा है ना, क्या साइंस में भी न्यूमेरिकल है, नहीं आता है छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपेक्षिक घनत्व जो भी पूछे, जिसका पूछता है उसको ऊपर रखना है, ठीक है, और जिससे पूछ रहा है उसका नीचे रख देना है। बस बात यही है, याद रखना है आपका। जिसका पूछे उसको ऊपर रखना है, 2 ठो देगा आपको। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फिर से दे दिया औसत चाल का। ये भी नहीं बताऊंगा, ये भी 25 न होकर के 2s है, 2 सेकेंड में। ये भी होमवर्क। अब देखिए एक में 2 सवाल दे रहा है औसत चाल का। आगे बढ़ते हैं। आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, जब आप देंगे तो अच्छा लगेगा। पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण मदद करता है कि श्वसन, वाष्पोत्सर्जन की प्रतिफलन? 4 ऑप्शन है इसका। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? बी मतलब वाष्पोत्सर्जन। अब देखिए यहाँ पर ये सी लिखा हूँ, इसका ध्यान दीजिएगा, तो बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन ए है, बी और सी क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, लिखा गया है। आपको रेलवे में भी ऐसे ही मिल जाएगा, ये मुझसे टाइपिंग में हुआ है। आप जब कंप्यूटर स्क्रीन खोलेंगे ऐसे ना, ये आपके पास अगर कंप्यूटर स्क्रीन है तो ये याद रखिएगा, ए ऊपर, डी पहले आ जाएगा, फिर बाद में बी आएगा, हाँ, लास्ट में सी आएगा, तो कभी कभी सी ऊपर हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है वाष्पोत्सर्जन। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? आपको पता है W = F/s, S मतलब विस्थापन। तो 1 न्यूटन × 1 बराबर 1 ही होगा। क्या होगा? 1 वर्ग का मात्रक आपको पता है जूल होता है। कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार का? आगे बढ़ जाते हैं भाई, ये इजी प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है इजी। देखिए उन्हीं के लिए है जो कम से कम 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ा है, नहीं तो फिर इजी क्या है, सब एक एक क्वेश्चन टफ है। ठीक है ना। जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो कोई भी क्रिया नहीं होगी, जल का निर्माण होगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। देखिए क्या है, जिंक धातु, ये हो गया जिंक धातु, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब जब इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? अब देखिए याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन दिया है कोई भी क्रिया नहीं होगी, ये भी ऑप्शन है। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। तो इसके लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करना होगा, जो कक्षा 10 में दिया है, आप उसको याद रख लीजिएगा। मैंने कहा है कि इस तरीके से याद रखते हैं। लीकब्बासर का नामक, लीकब्बासर का नामक अल मन, मन मतलब मैग्नीज, मन जन, ऐसे करके अलमंजन क्रॉफे कटको नीसन फीबी। तो इसका मतलब समझते हैं, जो ऊपर वाला है
है ना, अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्रिया कर लेगा। तो अगर आप जब देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो मेरे जो मन जन लिखा है ना, अलमंजन, क्रॉप है, कटको, निशन, तो कॉपर बहुत नीचे आता है। मतलब कि जो जेड है, जिंक है, वो क्या है, इससे ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से, तो कॉपर को हटा देगा। मतलब यहाँ अभिक्रिया पॉसिबल है, ये कभी भी आंसर नहीं होगा इसके हिसाब से। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस में अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है ना, इस ऑप्शन को लेकर के। अब अच्छा, तो क्या बनेगा, जब यह हटा देगा, ये इसको विस्थापित कर देगा मेरे भाई। क्यों विस्थापित करेगा, क्योंकि यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान कॉपर से ऊपर है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये लिथियम बेरियम को हटा सकता है उसके विलयन से, बेरियम कैल्शियम को, स्ट्रांसियम को उसके विलयन से हटा सकता है, कैल्शियम सोडियम को, मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि ये कॉपर को जैसे हटाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो जिंक बन जाएगा, जिंक सल्फेट क्या बन जाएगा, SO4। तो जिंक सल्फेट कहाँ है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात समझ में आया। अब इसी को मैं अगर ये कह दूँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी फिर से लिख करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब हम करते हैं क्रफे कट को नी सन पे भी, तो ह कु हज अज औपट, अभी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए ये एकदम नीचे वाला लिखा हूँ, बाकी तो ऊपर तो है ही। अगर मैं ऐसे कर दूँ कि ये क्या होगा जब कॉपर, किसकी, कॉपर की अभिक्रिया, कॉपर धातु की अभिक्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दिया जाए तो अब यहाँ पर देखिए, क्या कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, जबकि विद्युत रासायनिक श्रेणी कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाले तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित करते हैं। तो अगर इस प्रकार होता H2 + CuSO4 होता, तब तो ये क्रिया संभव होता, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन इसको हटा देगा इसके विलयन से, लेकिन कॉपर इसके नीचे है, ये तो पावरफुल है ही नहीं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा। इस स्थिति में यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगा, यह आंसर होता। उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इसका आंसर होगा इस प्रश्न का जिंक सल्फेट। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस तत्व की 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हैं, जिनके बाह्य कोश में या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो। बात समझ में आ रहा है, मतलब जब आप देखेंगे तो उस पर +3 चार्ज होगा या -3 चार्ज होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर रटा रटाया क्या है, एल्युमिनियम। कैसे एल्युमिनियम, देखिए बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यही पढ़े होंगे आप लोग, इन थैला। क्यों, ये 3rd A में है या फिर तीसरे में है। तो तीसरे में मतलब इनके बाह्य कोश में 30 इलेक्ट्रॉन, इसलिए रटा रटाया है, याद हो गया। बहुतों को आप पढ़े होंगे Al+3 ऐसे करके चार्ज होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, या ये भी पढ़े होंगे Al2O3, ये भी पढ़े होंगे। इसका संयोजकता इसके पास और इसका इसके पास लिखा रहता है, नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, जो कि पॉसिबल आपसे नहीं है, तो कुछ आपको वर्षाड़ी पढ़ना पड़ेगा, मैं बार बार कहता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। मतलब 4 ऑप्शन दिया है, ये पूछ रहा है कि किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन है स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा। एक बार नहीं, कम से कम कई बार रिपीट हो चुका है। यह कठोरता प्रदान करता है और ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को कर भी लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। एसिड, कोई भी एसिड अगर आप ले रहे हैं, चलिए हम ले लेते हैं HCl और कोई धातु ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी धातु ऑक्साइड ले सकते हैं, जैसे कि MgO, Na2O, Fe2O3, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कह रहा है कि उत्पाद में क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, जब भी ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, याद रखिएगा, बस दिमाग में तुरंत ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो 2 ही चीज़ बनता है, एक सॉल्ट बनता है और एक क्या बन जाता है,
कहेंगे जल। ठीक है ना, जैसे कि अब यहीं पर मैं HCl प्लस Na2O कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए NaCl बन गया सॉल्ट, और ये देखिए H2O हो जाएगा, H2O बाद में संतुलित कर लेंगे। तो ये क्या बना, एक सॉल्ट बन गया जिसको लवण बोलते हैं, और एक H2O जल बन गया। अब सॉल्ट का मतलब कभी भी ये बार बार नमक मत समझिएगा, नमक एक लवण है, इसलिए हम लोग सॉल्ट को नमक के रूप में कर लेते हैं। सॉल्ट तो फिटकरी भी है, बात समझ में आया ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फुलेरीन किसका अपरूप है, पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट आंसर लगाते हैं कार्बन का। कार्बन का कौन कौन है अपरूप भाई, हीरा है, कोयला है, फुलेरीन है। याद रहे कोयला एक कैसा ठोस है, तो अक्रिस्टलीय, जबकि फुलेरीन, हीरा, ग्रेफाइट ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। याद रहेगा फुलेरीन किसका अपरूप है, तो कार्बन का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रकृति मतलब किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो दुनिया को पता है कि धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है और धातुओं की ऋणात्मक होती है। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी दुनिया को पता है, हीलियम। मैं इसे क्यों कर रहा हूँ, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक संख्या मतलब परमाणु संख्या 2 है, तो लिखेंगे 1s2, केवल 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, और ये अक्रिय है। अक्रिय क्यों है, क्योंकि एक ही कोश है और पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ठीक है, और जिसका पूर्ण रूप से अंतिम बाहरी कोश भरा होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है, वो क्रिया नहीं करता है, इसीलिए उसे निष्क्रिय या अक्रिय कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका सही आंसर हो गया हीलियम, बाकी सभी क्या है, उत्कृष्ट गैस ही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। वाष्पीकरण की दर, ऑप्शन है हवा की गति में वृद्धि, सतह क्षेत्र में वृद्धि, नमी, तापमान में वृद्धि। अगर तापमान में वृद्धि हुआ तो वाष्पीकरण तो तेजी से होगा, है कि नहीं। तो तापमान में कमी रहेगी तभी नमी होगा, नमी मतलब आर्द्रता, यही हो गया आंसर। ठीक है ना। इसमें देखिए सतह क्षेत्र में वृद्धि या हवा क्षेत्र में वृद्धि अगर होगा तो देखिए सतह में वृद्धि होगा तो ये भी वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। ये भी समझा देता हूँ। जैसे ये देखिए एक पत्ती इस प्रकार की है, ये देखिए ये एक पत्ती है, ठीक है मेरे भाई, और एक पत्ती कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए सूर्य का प्रकाश किस पे ज़्यादा पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि इस पे ज़्यादा पड़ेगा, इस पे ज़्यादा पड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, इस पे कम पड़ेगा, इसका मतलब ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इसकी सतह क्षेत्र कम है, इसकी सतह क्षेत्र ज़्यादा है, मतलब सतही क्षेत्र में वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तापमान में वृद्धि होगी तो भी वाष्पीकरण में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कम हवा में वृद्धि होगी, हवा में वृद्धि होगी, देखिए हवा में भी सूखता है कि नहीं आपका कपड़ा, तो वो भी क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण में वृद्धि होगा। लेकिन नमी रहेगी, आप देखिए जाड़े में या बरसात में आपका कपड़ा जल्दी सूखता है नहीं, इसका मतलब नमी सही आंसर होगा। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ आपको, इसलिए ये प्रश्न सभी समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है। पंखुड़ी, अंडाणु, परागकण और बाह्यदल। तो याद रखिएगा जो अंडप होते हैं, अंडप में अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। देखिए आपको थोड़ा सा बॉटनी में प्लांट के बारे में, प्लांट के पार्ट के बारे में, पौधों में वो जो पुष्प है उसके बारे में, मतलब पादप आकारिकी पढ़ना पड़ेगा, पादप आकारिकी। ठीक है ना, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। किसी का मैराथन बॉटनी लिखिए, बॉटनी मैराथन, किसी का एक बार पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बॉटनी से 1-2 क्वेश्चन आते हैं और नहीं पढ़ने से नहीं कर पाते हैं। अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा एक बार पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री का प्रश्न है, समभारिकों में की संख्या समान होती है, किसकी संख्या समान होती है। यहाँ पर खाली स्थान रहा होगा निश्चित रूप से। तो देखिए समभारिक मतलब जिनका भार समान हो, हैं, समस्थानिक मतलब जिनका स्थान समान हो।
तो मैं दोनों बता देता हूँ आपको। समस्थानिक, समस्थानिक मतलब जिसका सम स्थान समान हो, स्थान समान हो मतलब परमाणु क्रमांक जिनका समान हो, परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, ठीक है। और जब समभारिक हो, भार समान हो मतलब समभारिक, समभारिक मतलब जिनका भार समान हो, भार मतलब परमाणु भार समान हो, बातों को समझिएगा। और परमाणु भार समान हो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, नाभिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नाभिक। नाभिक मतलब जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को परमाणु भार कहते हैं। तो ये हो गया नाभिक इज राइट आंसर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। समस्थानिकों की बात कहता है ना मेरे भाई, तो आप क्या करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों से मतलब ही नहीं है। याद रखिएगा, समभारिक समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन से, आयन से कोई मतलब नहीं है। जो भी खेल है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। नाभिक मैंने इसलिए दे दिया कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। इसी नाभिक को एक और ऑप्शन दे सकता था, न्यूक्लियन। क्या, न्यूक्लियन। याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, और यह कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। तो नाभिक बोले चाहे न्यूक्लियन बोले, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है ना। समभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है, ये ऑप्शन ए याद रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। समभारिक बहुत सारा आप देखे होंगे, बार बार मैं तो कहता हूँ, ये जैसे ये समस्थानिक में लिख रहा हूँ, बातों को देखिएगा। ये क्या है, ये देखिए समस्थानिक लिख दिया। ये एक 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 परमाणु क्रमांक है ना, मतलब प्रोटॉनों की संख्या एक एक है, लेकिन आप देखिए समभारिक, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो गई, मतलब नाभिक की संख्या अलग अलग हो गई, या न्यूक्लियनों की संख्या अलग अलग हो गई। लेकिन अब देखिए समभारिक लिख रहा हूँ, समभारिक में क्या होगा, ये देखिएगा H13 और ये देखिए हीलियम 3, देख रहे हैं। ये दोनों का परमाणु क्रमांक अलग है, लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दोनों का समान है। क्लियर है ना। आप देखेंगे इसका ये 39 होता है, लेकिन एक समस्थानिक होता है इसका, तो 40 ले लेता हूँ, और कैल्शियम का 20 और 40। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत। मैं समझता हूँ कि आप अब सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे। आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न देखिए, इस सेट में 24 प्रश्न पूछे थे, तो 20 से ऊपर ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप साइंस की तैयारी अच्छे से करिए। रेलवे के लिए खास तौर से आपका टेक्नीशियन का भी है पेपर, है ना। ALP दे चुके हैं, टेक्नीशियन है, और NTPC है, और ग्रुप डी भी आने वाला है। आप एक बार रेलवे में घुस जाइए, अगर आपके पास ITI पॉलिटेक्निक है तो आप बहुत तेज प्रोग्रेस करेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। हम लोगों का क्या है कि हम लोगों का टीचर बनना था जीवन में, और जो किस्मत है वो रेलवे में ले आई है, इसलिए बिना डिग्री के हैं। बिना डिग्री का मतलब कि ITI पॉलिटेक्निक ये सब नहीं है। खैर, जो है उसी में खुश रहना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते रहना चाहिए, अपनी भी तैयारी जारी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न है कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है भाई, क्या बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा। इसका सही आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर रहेगा। चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, क्लोरीन मतलब Cl2, तो क्या हो जाता है CaOCl2, यही है ना ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। याद रखिएगा, इसको और सही से लिखा जाए तो ये होता है CaOCl ब्रैकेट्स में फिर Cl होता है, ठीक है ना। तो CaOCl2 बोल देते हैं, यही होता है ब्लीचिंग पाउडर। उम्मीद करता हूँ आज की भी जो कक्षा है, आपका वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, आप भी पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।